आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके नए क्लास में, और ये क्लास बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट 11 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल फिजिक्स एंड लेजर का पहला यूनिट। और पहले यूनिट में जो बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे अब तक, वो था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और इंटरफेरोमीटर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग देख लिया था। आज डिस्कस करेंगे हम फ्रिंजेस के टाइप्स के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे दो तरीके के टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस होते हैं, सर्कुलर होता है, दूसरा होता है लोकलाइज्ड। अब यहाँ पे पहले बात करेंगे सर्कुलर। तो सर्कुलर फ्रिंजेस को एक और नाम से जाना जाता था, आपको याद होगा मैंने बताया था, वो था हेरिंजर फ्रिंजेस, या फिर आप उसे कह सकते थे कांस्टेंट इंक्लाइनेशन फ्रिंजेस। और कांस्टेंट इंक्लाइनेशन फ्रिंजेस बनते कैसे थे, उसके लिए आपके पास मान लिया कि दो आपके पास मिरर्स है, ठीक है, और वो मिरर्स जो है एक रियल मतलब मिरर होगा, एक वर्चुअल मिरर होगा। और जो रियल और वर्चुअल मिरर्स होंगे उनसे जो लाइट्स मिलेंगी, मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, वो आपके दो डिफरेंट सोर्सेज, जो आपके सोर्स यहाँ पे लाइट सोर्सेज बन जाते हैं S1 S2, उन सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर जब गिरेंगे तो वो कांस्टेंट इंक्लाइनेशन देती। अब ये जो पर्टिकुलर कांस्टेंट इंक्लाइनेशन मिलेगा, उसी कांस्टेंट इंक्लाइनेशन की वजह से आपको रिंग देखने को मिल रही थी, ठीक। और ये जो रिंग देखने को मिलेगी, वो रिंग आपको ब्राइट और डार्क के पैटर्न में देखने को मिली थी, ठीक। तो इसी कांस्टेंट को ध्यान में रखते हुए सर्कुलर फ्रिंजेस को पहले डिफाइन करेंगे। सर्कुलर फ्रिंजेस का एक्चुअली कांस्टेंट इंक्लाइनेशन पर कैसा बिहेवियर होगा। तो आइए देखिए सर्कुलर फ्रिंजेस। तो सर्कुलर फ्रिंजेस क्या है? इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर सर्कुलर फ्रिंजेस आर प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमेटिक लाइट। आपको पता है कि हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो लाइट यूज करते हैं मोनोक्रोमेटिक होने से वेवलेंथ जो है इसकी फिक्स रहेगी, तो आपको डिटेक्शन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। इन दिस केस द मिरर M1 एंड M2 द वर्चुअल मिरर, M2 डैश जो है वो वर्चुअल मिरर है, ये वाला M2 डैश वर्चुअल मिरर है। ये कैसे बना? M2 से जो लाइट होकर के आती है ना, उसके वजह से ये जब इससे रिफ्लेक्ट होगी, तो इसलिए हम इसे M2 डैश वर्चुअल मिरर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम प्राइम कहते हैं, M2 डैश प्राइम, विच इज द इमेज ऑफ M2, ठीक। जो M2 से लाइट आई थी उसके लिए अब M2 डैश क्या है? मिरर है। M2 must be parallel as shown in figure। ये दोनों जो लाइट है, मतलब जो इधर से लाइट चली होगी, वो कैसी होनी चाहिए? दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इस लाइट के लिए ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। कौन? M1 और M2 डैश एक दूसरे के पैरेलल, ठीक। इन केस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सटेंडेड S मतलब ये चीजें जैसे जैसे बड़ी होगी, एक्सटेंडेड S इन फिगर S1 एंड S2 आर द सोर्स ड्यू टू द मिरर M1 एंड M2 डैश, ठीक। तो इसके वजह से ये इस तरीके एक सोर्स का बिहेव कर रहा है, और इस सोर्स के वजह से, मतलब इसके वजह से आपको रिंग देखने को मिली थी। और इन दोनों सोर्स मतलब ये स्लैब्स होते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2D रख दिया है मैंने फिक्स। अब ये 2D इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पर ये S1 S2 हुआ है, और आपके S1 S2 की जो डिस्टेंस है मैंने एज्यूम कर ली है 2D। इनके बीच का जो इंक्लाइनेशन है, जो आपको इंक्लाइनेशन रिंग्स की वजह से मिलने वाली है, वो मिल जाएगी फिक्स, मतलब थीटा की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। आगे बढ़े, ठीक है। एक्सटेंडेड S इन फिगर S1 एंड S2 आर द सोर्सेज ड्यू टू द मिरर M1 एंड M2। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स, ये दोनों बीम्स जो है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस देखने को मिलता है, जो इस वाले सोर्स और इस वाले सोर्स के बीच में पार्ट डिफरेंस है। अब ये जो पार्ट डिफरेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? ये पार्ट डिफरेंस आपका जो होता है वो हो जाएगा 2D cos थीटा। अब ये 2D cos थीटा इज इक्वल टू L लैम्डा होगा, तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और यही जब क्या हो जाएगा? मिनिमम होगा, तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी रिंग में जो लाइट मिल रही थी। अब The fringes are circular due to constant inclination। जब inclination constant होगी तो रिंग सर्कुलर होती है, मैंने पहले भी बताया था। And therefore known as fringes of constant inclination और Hedinger fringes। इसको हम constant inclination या Hedinger fringes कहेंगे। When M1 and M2 coincide the part difference is 0। coincide का मतलब होता है जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब जो आपको फील्ड व्यू मिलेगा वो परफेक्टली बड़ा मिलेगा, लार्ज मिलेगा। जो आपको सामने मिलेगा वो रिंग आपकी बहुत बड़ी होगी, लार्ज होगी, ठीक। तो अब हम बात करेंगे लोकलाइज्ड फ्रिंजेस के बारे में, ओके।
सेकंड देखते हैं, और सेकंड है हमारा लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। और लोकलाइज्ड फ्रिंजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने दो मिरर लिए हुए हैं, वही जैसे कि पहले लिया M1 और दूसरा वर्चुअल इमेज M2 डैश, दोनों को ले लिया, किसी एंगल पर मैंने झुका करके रख दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो एयर फिल्म होती थी, शायद आपने इसलिए पहले वाला लेक्चर जो देखा होगा, उसमें एयर फिल्म को है एक वेज में पैक कर लिया है, और उसको पैक करने से क्या होगा कि अब इस पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का कोई किचकिच नहीं होने वाला, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं आएगी। और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं आएगी तो आप अब उसको आराम से छोड़ दीजिए। यहाँ पर अब हम अलग अलग इंक्लाइनेशन चेक करेंगे, किसकी, M1 और M2 डैश के बीच में। अब यहाँ पे M1 M2 डैश के बीच में अलग अलग इंक्लाइनेशन सेट करने पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। अलग अलग इंक्लाइनेशन का मतलब, अगर हम पहले केस में जब अलग अलग, जैसे यहाँ पर एक बार M1 M2 के बीच में अलग इंक्लाइनेशन, M2 और M2 डैश के बीच में फिर अलग इंक्लाइनेशन, फिर M1 और M2 डैश के बीच में फिर अलग इंक्लाइनेशन, तो अलग अलग इंक्लाइनेशन के बीच में हमें अलग अलग फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के फ्रिंजेस को, जिसमें आपको अलग अलग फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं, कर्व फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं, इस फ्रिंजेस को हम कहते हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। ठीक, अब आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन मिरर M1 and the virtual mirror M2 dash are inclined at angle, किसी एंगल पर पहले रख लिया गया, the air film enclosed between them is in wedge shape, एयर फिल्म को एक वेज शेप में कैप्चर कर लिया गया, फिक्स कर लिया गया है। इन दिस केस the straight line fringes are observed for various position, यहाँ पे लगभग स्ट्रेट लाइंस और ये कर्व फ्रिंजेस के साथ देखने को मिलते हैं। लगभग स्ट्रेट लाइन और कर्व फ्रिंजेस क्या है, जहां पर ये कॉर्नर पे झुका हुआ है, उस सेक्शन पे ये जो लाइट है वहां पर लगभग स्ट्रेट लाइंस मिलती है। और जहां पे ये चीजें आपने देखी पहले, ये जहां से ज्यादा एंगल दिखाई दे रहा है, मतलब इसके बीच में डिस्टेंस देखने को मिल रही है, वहां पे ये कॉन्वेक्स हो जाता है। तो कॉन्वेक्स रीजन देखने को मिल रहा है। ऐसा ही अगर हमने अगले केस में देखा कि जब यहाँ पे झुकाव बढ़ा दिया गया, मतलब एंगल यहाँ पर आपने क्लोज रखा हुआ है, तो ऐसे केस में उस साइड आपको कॉन्वेक्स देखने को मिला, और फिर ये आगे जाकर के क्या हो गया, लगभग स्ट्रेट होने लगते हैं। फिर मैंने अगले केस में क्या देखा कि जब ये एक दूसरे को एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं ये दोनों मिरर्स, तो ऐसे केस में आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाती है। तो इस सारे केसेस को हम लोकलाइज्ड फ्रिंजेस के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए देखते हैं। इट इज, ठीक है, the straight line fringes are observed for the various position of M1 and M2 are shown in following figure, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। It is found that the fringes are perfectly straight when M1 intersect M2 dash in middle as shown in figure C। इसको देख पा रहे हैं, जब एक दूसरे को एग्जैक्टली काटता है तो ये लाइंस एग्जैक्टली स्ट्रेट होती हैं। ठीक, in the other position of M1 and M2 the shape of fringes as shown A and B, fringes are curved and are always convex toward the thin wedges, toward the thin wedges। जहां पे ये thin wedge है, जहां पे thin है, मतलब आप समझ पा रहे हो, जहां पे thin है मतलब इस सेक्शन पे आपका अगर thin है तो उस सेक्शन पे आपका जो wedges पर आपको convex रीजन देखने को मिलता है। और जहां, और such the type of fringes are known as localized fringes। ओके, तो thin सेक्शंस पे आपको कॉन्वेक्स देखने को मिला, चाहे वो थिन यहाँ पर हो, चाहे वो थिन यहाँ पर हो, मतलब ये सेक्शन के बीच में आपको जो यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको कॉन्वेक्स रीजन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके के शेप्स को हम लोकलाइज्ड फ्रिंजेस कहते हैं। और ये इवेंट आपने जो देखा, ये सारे लोकलाइज्ड फ्रिंजेस को एडजस्ट करने के लिए हमने बनाए थे। नेक्स्ट है व्हाइट लाइट फ्रिंजेस। दो इंपॉर्टेंट आपके फ्रिंजेस के बाद एक और है हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे लिए, और वो है हमारा व्हाइट लाइट फ्रिंजेस। और व्हाइट लाइट फ्रिंजेस देखिए क्या होता है। व्हाइट लाइट, जैसा कि आपको लग ही रहा होगा कि अब तक हम मोनोक्रोमेटिक लाइट्स के लिए देख रहे थे, जो कि सर्कुलर था और लोकलाइज्ड था। अब हम लोग अगर व्हाइट लाइट से फ्रिंजेस अगर देखेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट वही है, उसी तरीके से पैटर्न जो आपको मिलेंगे, लेकिन पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो काफी छोटा होना चाहिए, तभी तो आपको ये व्हाइट लाइट से फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट एक और खासियत है कि इसमें जो है पैटर्न या फ्रिंजेस, कलर्ड फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ब्राइट और डार्क के पैटर्न में नहीं मिलेंगे। ठीक, विथ व्हाइट लाइट द फ्रिंजेस are observed only when the part difference is small। याद रखिए, in this case the fringes are found to be colored, okay, with central
विद डार्क। सेंटर में हमेशा डार्क मिलेगा, ठीक है, वहां पे आपको पार्ट डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि लाइट वहां पर के इक्वली पहुंचती है, वहां पार्ट डिफरेंस नहीं मिलेगा। व्हाइट लाइट फ्रिंजेस आर यूजफुल इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर, ठीक, इसका यूज है ये। विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इसकी होगी कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेप्ट पहले के जैसा ही जैसे हम लोग इसका फॉर्मूला निकाला था इंटेंसिटी का। In case of Michelson interferometer, the intensity is given by I is equal to 4a square cos square del upon 2। और आपको बता दूं मैं कि ये आपका पार्ट डिफरेंस है जो आपके लाइट के वेव्स के बीच में होता है, ठीक है, तो दोनों लाइट्स ट्रैवल कर रही थी उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है। आई इंटेंसिटी है, ए उसका एम्पलीट्यूड है, वेयर फेज डिफरेंस जो है वो डेल 2 पाई अपॉन लैम्डा पार्ट डिफरेंस होता है। पार्ट डिफरेंस आपका कितना होता है 2d cos थीटा। यही चीजें आपकी वेरी करती रहती है, जैसा आप चाहते हो ब्राइट और डार्क उसी तरीके से ये वेरी करती थी, ठीक है। d इज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म बिटवीन मिरर m1 एंड m2 डैश। m1 और m2 डैश के बीच में एयर फिल्म तो होगी और उसी की थिकनेस को d मान लिया गया है। द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन डेल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, जैसा कि आपको पता ही है, मतलब कि 2 पाई पर सारी वैल्यूज मैक्सिमम मिलेगी, ये मैक्सिमम कब मिलेगी, cos की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है आपकी 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस पर मैक्सिमम मिलती है, और या फिर 0 पे। तो अगर इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, इंटीग्रल का मतलब होल मल्टीपल होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और वही अगर मैं ऑड की बात करूं तो ऑड मल्टीपल पे ये क्या मिलेगा, इंटेंसिटी जो होगी वो 0 मिलेगी, ठीक, इंटेंसिटी सबसे कम मिलेगी। याद रखिए मैक्सिमम कब, जब इंटीग्रल मल्टीपल हो और ऑड मल्टीपल पे 0 मिलेगा। डेल इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, उस समय मिनिमम मिलेगा। द केस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस डिफाइंड एज विजिबिलिटी इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन। ये आपकी विजिबिलिटी का एक फॉर्मूला है। इस बेसिस पर इन केस ऑफ परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट परफेक्ट होगा तो आपका वेवलेंथ फिक्स होगा, इंटेंसिटी आपकी डिफाइंड होगी, ठीक है, तो आई मीन जो है जब मिनिमम होगी तो एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। ऐसे केस में जब ये 0 हो जाएगा, ये कहानी खत्म हो जाएगी, तो ये भी खत्म हो जाएगी, तो ये कैंसिल करेंगे तो आपको विजिबिलिटी 1 मिलेगी। 1 को परसेंट में चेंज करेंगे तो आपको जो फ्रिंज की परसेंटेज है मतलब विजिबिलिटी जो है वो 100% मिलेगी। इसीलिए हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक से विजिबिलिटी जो वो एग्जैक्ट और मैक्सिमम मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से फ्रिंजेस को हम लोगों ने 2 बेसिक टर्म्स पे और ये आपके व्हाइट लाइट के फ्रिंज में देखे थे। मतलब इस तरीके से हमने तीनों फ्रिंजेस के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। तो बच्चों ये 11वां लेक्चर हम लोग आज यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के यूजेस मतलब एप्लीकेशन के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर के वेट करिए, जल्द ही हम आएंगे। धन्यवाद।